नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राजा बाल पॉकेट बुक्स का एक मज़ेदार उपन्यास, हत्या का रहस्य। हत्या का रहस्य। इकबाल ने गधी की पूंछ उमेठी तो उसने ढेंचू ढेंचू चिल्लाते हुए दुलत्ती मार दी। खुद को बचाने के चक्कर में वह पीछे हटा तो जमीन पर कलाबाजी खा गया। राजन अखबार पढ़ रहा था। उसने नज़र उठाकर भी नहीं देखा। शाम होते ही राजन लॉन में आकर बैठ गया। इकबाल के साथ उसने चाय पी, फिर अखबार पढ़ने लगा। इकबाल ने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजन हूँ हाँ ही करता रहा। बोर होकर वह उठा और भिन भिनाता हुआ फाटक से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसे एक गधा घास चरता दिखाई दिया। उसने राजन को बोर करने का निश्चय किया और कान पकड़कर गधे को अंदर खींच लाया। राजन ने नज़र उठाकर देखा, फिर अखबार पढ़ने लगा। तो गधे महाराज, हो जाए राग तोड़ा को मरोड़ा, कहने के साथ ही इकबाल ने ढेंचू ढेंचू की आवाज़ कंठ से निकाली। गधे ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर वह भी ढेंचू ढेंचू करने लगा। शाबाश, अब बताओ तुम्हारे बाल बच्चे व बीवी यानी गधी जी के क्या हाल चाल है। उसने अपने कानों को हिला दिया। यानी ठीक ठाक हैं। राजन ने अब भी उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा तो इकबाल ने उसकी पूंछ पकड़कर मरोड़ दी। गधे की दुलत्ती से इकबाल बच गया, वरना काफी चोट आती। इकबाल पास आया और उसका कान पकड़कर बोला, प्यारे, दो टांग उठाकर नहीं नाचते, दो टांगों पर नाचते हैं, इस तरह। इकबाल ने कहा और बेढंगे ढंग से हाथ पांव मारता हुआ नाचने लगा। उत्तर में गधा घास चरने लगा। तू गधा है, गधा ही रहेगा, इंसान कभी नहीं बन सकता है, इकबाल ने कहा और उचक कर उसकी पीठ पर बैठ गया और उसका कान उमेट दिया। वह फाटक की तरफ लपका। इसी समय एक कार अंदर प्रविष्ट हुई और उसमें से एक सुंदर औरत उतरी, जिसने साधारण सी सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। अरे बाप रे, इकबाल ने बौखलाए स्वर में कहा और गधे की पीठ से कूद गया, लेकिन बैलेंस सही न रख पाने के कारण जमीन पर लुढ़क गया। औरत के उदास होठों पर मीठी मुस्कान थिरक गई। इकबाल झट से आकर कुर्सी पर बैठ गया। मैं तो असभ्यता करने की प्रैक्टिस कर रहा था। औरत ने वहीं से पूछा, मुझे राजन से मिलना है। आ जाइए, राजन बोला। इकबाल से मिलने कोई लड़की नहीं आती। राजन में न जाने कौन से सुरखाब के पर लगे हैं। शट अप, शोभा भाभी को आने दो, वह ऐसा शटअप करेगी कि शटअप कहना भूल जाओगे। औरत समीप आ गई थी। बैठिए, राजन कुर्सी की तरफ इशारा करता हुआ बोला। क्या आप ही राजन हैं? लड़की ने बैठते हुए पूछा। जी हाँ, कहिए। आप सर श्यामलाल को जानते होंगे? जानता हूँ, वह मेरे पति थे, मैं उन्हीं की बात करने आई हूँ। कैसी बात? उनकी हत्या कर दी गई है। क्या? राजन के साथ इकबाल भी चौंका। वह भर्राए स्वर में बोली, किसी ने उनकी हत्या करके मुझको विधवा बना डाला है। इसी समय सलमा की मोटरसाइकिल फाटक के अंदर आकर रुकी। इस समय उसने टाइट कमीज पैंट पहन रखी थी। तीनों उसकी तरफ देखने लगे। फोन की घंटी बजते ही रिसीवर उठाकर वह बोला, इंस्पेक्टर स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ पहुँचिए। एक घबराया स्वर उभरा। यहाँ खून हो गया है। तुम कौन हो? मगई काका। किसका खून हुआ है? सर श्यामलाल जी का, मेरे मालिक हैं। ध्यान रखना, लाश वाले कमरे के अंदर कोई न जाने पाए। हम पहुँच रहे हैं, बलवीर ने कहा। फिर रिसीवर क्रेडल पर रखा और मात हथों को बुलाकर आदेश देने लगा। सर श्यामलाल की कोठी का पता बलबीर को मालूम था। थोड़ी देर बाद वह फिंगरप्रिंट्स वालों को पहुंचने का आदेश देकर अपने मात हथों के साथ कोठी पर पहुंच गया। फाटक खुला हुआ था। जीप को ले जाकर उसने पोर्च में रोका। नौकर बरामदे में ही खड़ा था। बलवीर ने पूछा, हाँ, क्या तुम ही मगई काका हो? जी हाँ, मैंने ही पुलिस को फ़ोन किया था। मालिक की लाश उनके कमरे में मौजूद है, आइए मेरे साथ। वह बलबीर को सर श्यामलाल के बेडरूम में ले गया। आराम कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा था, जिसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। बलवीर ने सामने की तरफ से जाकर देखा। श्यामलाल की आंखें बंद थी, होठ खुले थे, सीना खून से लाल हो रहा था। कमरे में रखी अलमारी का सारा सामान बिखरा हुआ था। दाईं तरफ एक पलंग बिछा हुआ था, जिसके पीछे लकड़ी का कबर्ड बना हुआ था। कबर्ड पर एक सुहागन औरत की तस्वीर लगी थी। बलबीर ने पूछा, मगई, यह तस्वीर किसकी है? यह मालकिन की तस्वीर है साहब।
वह भर्राए स्वर में बोला, कहाँ है तुम्हारी मालकिन? वह तो क्लब या होटल गई है। क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। शाम होते ही वह क्लब या होटल चली जाती हैं। यह तो हर रोज की बात है। वैसे अक्सर मालिक और मालकिन में लड़ाई होती रही है। मालकिन के जाते ही मालिक साहब पीने लगते हैं। कत्ल के समय तुम कहाँ थे? मालकिन शाम 5 बजे क्लब चली गई थी। घर का काम खत्म करके मैं 6 बजे घर चला गया था। जब 8:30 बजे वापस आया तो मालिक की लाश देखी, तब आपको फ़ोन कर दिया। तभी बलबीर की नज़र रिवॉल्वर पर गई, जहां एक रिवॉल्वर पड़ा था। रुमाल की सहायता से बलबीर ने रिवॉल्वर उठा लिया। साहब, मगई जल्दी से बोला, यह तो मालिक का रिवॉल्वर है। ओह! तभी बाहर खट खट की आवाज़ गूंजी। बलबीर समझ गया कि यह किसी औरत की सैंडलों की आवाज़ है। इसी के साथ बाहर से किसी औरत का स्वर उभरा, मगई, कहाँ हो तुम? पुलिस यहाँ क्यों आई है? मालकिन आ गई है साहब। रिवॉल्वर जेब में रखकर बलबीर दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसी समय कीमती साड़ी पहने गीता अंदर प्रविष्ट हुई, जो सर श्यामलाल की पत्नी थी। चेहरे पर भरपूर मेकअप किया हुआ था। गीता को देखते ही मगई रोने लगा। क्या हुआ मगई काका, रो क्यों रहे हो? मालिक नहीं रहे। नहीं, गीता चीख उठी। सर श्यामलाल की किसी ने हत्या कर दी है। बलबीर उदास स्वर में बोला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई मेरा सुहाग मुझसे नहीं छीन सकता, गीता ने भर्राए स्वर में कहा और लाश की तरफ दौड़ी। फिर लाश के कदमों से लिपट कर फफक फफक कर रोने लगी। बलबीर ने उसके कंधों पर हाथ रखा, फिर कोमल स्वर में बोला, आपके पति की मौत का हमें भी बहुत दुख है, लेकिन कानून का रक्षक होने के कारण हमारे लिए कानूनी कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। गीता ने आंसुओं से भीगा चेहरा उठाया, फिर रोते हुए बोली, लेकिन इंस्पेक्टर, मेरे पति का कातिल कौन है? यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जिस कातिल ने मुझे विधवा बनाया है, अगर वह मुझे मिल गया तो मैं उसके टुकड़े कर दूंगी। वह दांत पीसती हुई बोली। प्लीज़ आप दूसरे कमरे में बैठिए, वरना जांच में रुकावट आएगी, बलबीर ने कहा। फिर खुद उसे दूसरे कमरे में छोड़कर आया। बलबीर ने कार्रवाई पूरी करवाकर लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी, फिर दूसरे कमरे में आ गया। गीता सोफे पर बैठी सिसक रही थी। उसने कलाइयों में पहनी चूड़ियां तोड़ ली थी, बिंदी व मांग पोंछ दी थी। मगई फर्श पर बैठा रो रहा था। बलबीर ने पास ही बैठते हुए कहा, गीता जी, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, लेकिन होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। भगवान की क्या मुझसे ही दुश्मनी थी? मेरे ही सुहाग की बिंदियाँ उसे मिटानी थी, मेरी ही मांग पोंछनी थी। इस जवानी में मुझे ही विधवा बनाना था। बलबीर कोई उत्तर नहीं दे सका। वह जानता था, जब कोई जवान औरत विधवा होती है तब वह सोचकर कितना दुखी होती है कि उसका पहाड़ जैसा जीवन कैसे कटेगा। एक मर्द के लिए औरत के बिना जीवन नीरस बेजान हो जाता है, उसी तरह औरत का जीवन मर्द के बिना नर्क जैसा नीरस व बेजान हो जाता है। काफ़ी देर तक बलबीर उसे रोते हुए देखता रहा। तब उसकी रुलाई थमी तो वह बोला, गीता जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए। आपको किसी पर शक है? नहीं। श्याम जी की किसी से दुश्मनी तो ज़रूर होगी। बाहर के लोगों के लिए वह बहुत मीठे स्वभाव के थे, इसलिए उनकी किसी से दुश्मनी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आपके उनसे संबंध कैसे थे? ठीक थे, यानी जैसे पति पत्नी में होने चाहिए। आपका उनसे झगड़ा भी होता था, यानी हमेशा आपसी मनमुटाव बना रहता था। यह आपको कैसे मालूम हुआ? समझ गई, मगई ने बताया होगा। मगई ने सर झुका लिया। यूँ तो हर पति पत्नी में प्यार के साथ साथ झगड़ा होता ही है। झगड़ा हम में भी होता था। झगड़े का कारण था हमारे विचार। वह पिछड़े विचारों के थे, जबकि मैं स्वतंत्रता के वातावरण में पली बड़ी थी, इसलिए मेरे विचार स्वतंत्र थे। वह मुझे अनपढ़ बीवी की तरह घर में बंद करके रखना चाहते थे, जबकि मैं क्लबों व होटलों के स्वस्थ व खुशहाल वातावरण में जीना पसंद करती हूँ। बस यही हमारे झगड़े का मुख्य कारण था। इसके बाद भी हम एक छत के नीचे रहते थे और अधिकतर समय घर के वातावरण में व्यतीत करते थे। तब सोचकर बताइए, कभी आपसे उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया था जिससे वह खतरा महसूस करते हों? नहीं। बलबीर कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने पूछा, आज आप शाम को घर से बाहर कितने बजे गई थी? 5 बजे के लगभग गई थी। उसी समय मेरे पति ने शराब पीनी शुरू की थी। और मगई, तुम घर से कितने बजे गए थे? लगभग 6 बजे।
तुम्हारे मालकिन व तुम्हारे जाने के बीच श्यामलाल जी का कोई मिलने वाला यहाँ आया था? जी हाँ, अमरीश साहब आए थे। यह अमरीश साहब कौन है? बलबीर ने उत्सुक स्वर में पूछा। अमरीश बजाज मालिक के गहरे दोस्तों में से थे। कुछ ही देर बाद दोनों के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों लड़ रहे हों। मालिक कह रहे थे, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम्हें मेरा जो करना है कर लेना। फिर काम करने के बाद मैं उनसे इजाज़त मांगने गया। उन्होंने घर जाने की इजाज़त दे दी। जब तुम श्याम जी के कमरे में गए तो वह क्या कर रहे थे? उस समय अमरीश जी जा चुके थे और मालिक गुस्से से तिलमिला रहे थे। उस समय भी कमरे में रखी अलमारी का सामान इसी तरह बिखरा हुआ था? नहीं साहब, उस समय अलमारी बंद थी, अंदर बाहर का सारा सामान करीने से रखा था। बलबीर कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने पूछा, गीता जी, आप तो अमरीश बजाज को जानती होंगी? जी हाँ, वह मुझे भाभी कहता है। मुझे उसका पता बता दीजिए। गीता ने पता बताया, जिसे बलबीर ने नोट कर लिया। इससे ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी। बलबीर के जाने के बाद गीता सोचने लगी, हत्यारे का पता लगाना पुलिस वालों के बस का नहीं। राजन इकबाल से सहायता लेनी होगी। उसने कल उनके पास जाने का निश्चय किया। सलमा जब करीब आई तो इकबाल बोला, सल्लो जी, बस तुम्हारा ही इंतज़ार था। क्यों? सलमा ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। राजन का गधा भाग गया है, बेचारा गधे की तरह बहुत उदास है, ढूंढ कर ला दो। सलमा ने गीता की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, कोई बैठा हुआ है, कुछ तो शर्म करो। इकबाल ने देखा राजन उसे घूर रहा था। उसने झट मासूम सी सूरत बना ली। औरत खामोशी से बारी बारी उन्हें घूर रही थी। हाँ, तो आपने अपना क्या नाम बताया था? राजन ने पूछा। गीता। आपके पति श्यामलाल जी की आयरन एंड स्टील की फैक्ट्री थी? जी हाँ। लेकिन उनकी हत्या कैसे हुई? जांच के दौरान इंस्पेक्टर बलबीर ने कहा था उनकी हत्या की गई है, लेकिन अब कह रहे हैं उन्होंने आत्महत्या की है। क्या मतलब? लाश के पास जो रिवॉल्वर पाया गया है उस पर मेरे पति की उंगलियों के निशान हैं। तो फिर इस केस में हम क्या कर सकते हैं? मुझे विश्वास है कि वह आत्महत्या नहीं कर सकते। वह मजबूत दिल के आदमी थे। किसी भी मुसीबत का सामना करने की उनमें हिम्मत थी। मुझसे जरूर कभी कभी झगड़ा हो जाता था, लेकिन यह आत्महत्या का कारण नहीं हो सकता। क्या आपको किसी पर शक है? नहीं। आपने इंस्पेक्टर बलबीर को क्या बयान दिया? गीता ने अपना बयान दोहरा दिया। सुनने के बाद राजन बोला, आप चिंता न करें, हम आपके पति के हत्यारे को तलाश करने की कोशिश करेंगे। पर्स में से नोटों की गड्डी निकालकर गीता राजन की तरफ बढ़ाती हुई बोली, इसे रख लो, इतने ही बाद में दूंगी। हमारी तरफ से गरीबों में बांट दीजिएगा, हम रुपए नहीं लेते। उसने रुपए फर्श में रखे, फिर विदा लेकर चली गई। राजन इकबाल की तरफ देखा, जो मासूमियत की मूरत बना बैठा था। फिर बोला, एक गैर औरत यहाँ बैठी थी, फिर भी तुम बदतमीजी कर रहे थे। इस बदतमीजी की सजा तुझे अवश्य मिलेगी। राजन ने जैसे ही घूसा ताना, इकबाल ने नारा लगाया, सल्लो जी, बचाना। कहने के साथ ही उसने सलमा की तरफ छलांग लगा दी और उसकी गोद में गिरा। फिर दोनों कुर्सी सहित लुढ़क गए। सल्लो जी, इकबाल ने मासूमियत से कहा, चोट तो नहीं आई? सचमुच बहुत बदतमीज हो, सलमा ने कहा और उसे बालों से पकड़कर उठाया। फिर खींचती हुई राजन के पास ले आई और बोली, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। इसी खुशी में मैं सर श्यामलाल हत्याकांड का केस तुम दोनों को सौंपता हूँ। और तुम क्या शोभा के साथ गुल्ली डंडा खेलोगे? इकबाल उसे घूरता हुआ बोला। शोभा एक केस के सिलसिले में श्यामनगर गई है, मुझे उसकी सहायता के लिए वहाँ जाना है। तब हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, जरूर जाओ, सलमा बोली। इस तरह तुम्हारी शब्बों का अकेलापन तो दूर होगा। सलमा, तुम भी बकवास करने लगी। अगर तुम इसे बकवास कहते हो तो मैं ऐसी बकवास बार बार करूंगी। जरूर करो, लेकिन इस केस को हल करना ना भूलना। मैंने गीता से वायदा किया है, राजन ने कहा और अंदर की तरफ बढ़ गया। मोटरसाइकिल इकबाल ड्राइव कर रहा था। सलमा पिछली सीट पर उसकी कमर में हाथ डाले बैठी थी। कहाँ जा रहे हो? सलमा ने पूछा। इंस्पेक्टर बलबीर अंकल के पास, जबकि हमें मिसेज गीता के पास जाना चाहिए। इस केस के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने के बाद उनके पास जाएंगे। शायद तुम्हें नहीं मालूम, इस केस की तफ्तीश इंस्पेक्टर बलबीर भी कर रहे हैं। ठीक है, चलो, लेकिन उससे पहले होटल ताज में चलकर एक एक कप गरम गरम कॉफ़ी पियेंगे। सलमा ने विरोध नहीं किया।
थोड़ी देर बाद वह दोनों होटल में बैठे हुए थे। वेटर ने करीब आकर पूछा, ऑर्डर प्लीज़। 2 कप कॉफ़ी विद क्रीम, सलमा ने ऑर्डर दिया। वेटर चला गया। इकबाल सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। इक्को, सलमा ने पूछा, उधर क्या देख रहे हो? सीढ़ियों से उतरने वाले जोड़े को देख रही हो? हाँ, औरत ने चिड़िया के घोंसले की तरह बाल बनाए हुए हैं और किसी फैशनेबल औरत की तरह घुटने तक स्कर्ट पहनी हुई है। चेहरे पर जमकर मेकअप किया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उस औरत को कहीं देखा है। तुम तो ऐसे ही कह रहे हो जैसे तुम औरतों को ही देखते रहते हो। जब तुम साथ में नहीं होती तो मैं यही काम करता हूँ। मैं थप्पड़ मार दूंगी। बाद में पहले उसके साथ वाले मर्द को देखो और उसे पहचानने की कोशिश करो। अरे, वो तो विलियम डेविस है। मेकअप में भी मैंने उसे पहचान लिया है। अब तुम मुझे थप्पड़ मार सकती हो। बाद में मारूंगी। इस समय क्यों नहीं? मैं विलियम को देख रही हूँ। कह तो इस तरह रही हो जैसे हमेशा मर्दों को ही देखती रहती हो। मेरी तोप मुझ पर ही चला रहे हो। बाद में तुमसे निपटूंगी। वेटर आ रहा है। वेटर कॉफ़ी रखकर चला गया। सलमा तब तक उन्हें देखती रही जब तक मुख्य दरवाजे से वे दोनों बाहर नहीं निकल गए। सलमा ने एक घूंट कॉफ़ी का भरा, फिर बोली, अब बताओ, क्या तोप चला रहे थे? बड़ा बुरा जमाना आ गया है। क्यों? लड़कियां चाहे एटम बम चला लें, लेकिन लड़के अगर तोप क्या लेमन जूस की गोली भी चला दे तो आंखें दिखाने लगती हैं। और अगर सुंदर हो तो एटम बम से घायल होने के बाद भी दर्द नहीं होती। इकबाल ने मासूमियत से कहा। सलमा हंस पड़ी। फिर दोनों कॉफ़ी पीने लगे। क्या सोच रहे हो? सलमा ने पूछा। सोच रहा हूँ इस शहर पर कोई मुसीबत आने वाली है। क्यों? विलियम जहाँ भी प्रकट होता है वहाँ हंगामा व हत्याएं शुरू हो जाती हैं। मैं जानती हूँ, वह बहुत खतरनाक अपराधी है। यहाँ भी अवश्य किसी खास मतलब से आया होगा। और उसके साथ जो औरत थी, ऐसा लग रहा है उसे मैंने कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। जबकि वह औरत गीता थी, श्यामलाल की पत्नी। विधवा के रूप में दोनों ने उसे देखा था। मॉडर्न औरत के रूप में एक झलकी वह देख पाए थे, इसलिए पहचान नहीं सके थे। वेटर से जब इकबाल ने जानकारी प्राप्त की तो मालूम हुआ विलियम यानी फ्रेंच कट दाढ़ी वाला ताज होटल के कमरा नंबर 30 में ठहरा है। फिर बिल चुकाकर दोनों बाहर आ गए। अब कहाँ चल रहे हो? सलमा ने पूछा। थाने। सलमा उचककर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और किक मारकर इंजन चालू कर दिया। फिर बोली, बैठो। अरे, तुम मेरी सीट पर क्यों बैठ रही हो? आज तुम सल्लो बनकर पीछे और मैं इकबाल बनकर आगे बैठूंगी। जल्दी बैठो वरना थप्पड़ पड़ जाएगा। थप्पड़ के डर से तुम्हारी गलत बात भी माननी पड़ेगी, इकबाल ने पिछली सीट पर बैठते हुए कहा। सलमा ने खिलखिलाकर हंसते हुए मोटरसाइकिल को गति दे दी। फिर जब वह गति बढ़ाती चली गई तो इकबाल ने घबराकर उसकी कमर में अपनी दोनों बाजू लपेट दी। झटके से नीचे गिरने से बचने का इस समय यही उपाय समझ में आया था। इस तरह तुम्हारे साथ मैं भी गिर पड़ूंगी। भूल गई, हमने वायदा किया था, मरेंगे एक साथ, जिएंगे एक साथ, फिर क्यों ना गिरे भी एक साथ। सलमा हंस पड़ी। बलबीर ने दोनों का स्वागत किया। बैठने के बाद इकबाल ने पूछा, अंकल, आपके प्यारे प्यारे चेहरे पर 4 बज रहे हैं, क्या बात है? यह परेशानी की निशानी है, सलमा झट से बोली। सल्लू ने ठीक कहा, आप परेशान नजर आ रहे हैं। कल रात सर श्यामलाल की हत्या हो गई थी, उसी केस की जांच कर रहा हूँ। शायद परेशान इसलिए हैं कि वह कत्ल का केस आत्महत्या में बदल गया है। तुम्हें कैसे मालूम? सल्लू जी, बता दो। लाश के पास जो रिवॉल्वर मिला था वह श्यामलाल का था, सलमा ने बताया, और उस रिवॉल्वर पर श्यामलाल की उंगलियों के निशान थे। यही तो पूछ रहा हूँ, तुम लोगों को कैसे मालूम हुआ? आपने मिसेज गीता को पहले बताया उनके पति कत्ल कर दिए गए हैं, फिर बताया उन्होंने आत्महत्या की है। हाँ, इसलिए उन्हें पुलिस पर विश्वास नहीं रहा, इकबाल ने बताया, इसलिए वह हमसे सहायता मांगने आई थी। तो फिर गीता क्या सोचती है? बलबीर ने पूछा। गीता के विचार से उनके पति की हत्या की गई है। शक मेरा भी यही है। मेरा विचार है कि हत्यारा उस हत्या को आत्महत्या का केस साबित करना चाहता है, इकबाल बोला। हुआ यूँ होगा, हत्यारे ने किसी तरह श्यामलाल का रिवॉल्वर प्राप्त कर लिया होगा, उससे श्यामलाल की हत्या की, फिर अपनी उंगलियों के निशान मिटाकर उनकी उंगलियों के निशान रिवॉल्वर पर लिए और रिवॉल्वर वहीं फेंक दिया। फिर अलमारी की तलाशी ली और अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करने के बाद चला गया।
बलबीर मुस्कुराता हुआ बोला, तुम तो यूं कह रहे हो जैसे हत्या के समय तुम वहां मौजूद थे। हम जासूसों के अंदाजे बहुत कम गलत होते हैं, क्यों सल्लू जी? करेक्ट, मैं जानता हूँ, खास तौर से तुम लोगों के अंदाजे गलत नहीं होते। एक खास खबर आपको और देना चाहते हैं, इकबाल बोला। क्या? ऐसे नहीं, पहले समोसे, रसगुल्ले व चाय हो जाए, फिर आपको सुनने का व हमें सुनाने का भी मजा आएगा। सलमा, बलबीर मुस्कुराता हुआ बोला, तुमसे एक शिकायत है। क्या? काफ़ी समय से तुम इकबाल के साथ रह रही हो, लेकिन अभी तक तुम इसे सुधार नहीं सकी। मैं समझी नहीं। इकबाल पहले भी पेटू था, आज भी पेटू है। अगर तुमने कंट्रोल न किया तो भैंसे की तरह मोटा हो जाएगा। अंकल, आप मेरा अपमान कर रहे हैं, इकबाल आंखें फैलाता हुआ बोला। आंखें क्यों दिखा रहे हो? अंकल ठीक कह रहे हैं, आज से तुम्हारी डाइटिंग शुरू, दिन में 3 बार जूस मिलेगा। बस, मर गए। तभी एक सिपाही समोसे व रसगुल्ले ले आया। जैसे ही तुम लोगों के आने की खबर मिली, मैंने इनका ऑर्डर दे दिया था। बलबीर मुस्कुराता हुआ बोला। आप सचमुच बहुत अच्छे हैं अंकल जी। कहते हुए इकबाल ने जैसे ही समोसे की तरफ हाथ बढ़ाया, सलमा ने दोनों प्लेटें अपनी तरफ खींच ली और बोली, तुम सिर्फ चाय पियोगे। सलमान ने एक रसगुल्ला मुंह में डालते हुए कहा, अंकल जी आप भी लीजिए। बलबीर ने समोसा उठाकर मुंह में डाल लिया। अंकल, इकबाल रो देने वाले स्वर में बोला, आज आपने किस दिन की दुश्मनी का बदला लिया है? इसे बदला मत समझो भतीजे, मैं तो तुम्हारी सेहत का ख्याल कर रहा हूँ। क्यों सलमा? अंकल ठीक कह रहे हैं, चुपचाप चाय पियो। खुदा करे तुम यह समोसे व रसगुल्ले खाकर इतनी मोटी हो जाओ कि हथरी भी तुमसे कमजोर लगे। क्या कहा? सलमा गुर्राई। कुछ नहीं, इकबाल जल्दी में बोला, मैं तो अपनी किस्मत को कोस रहा था। फिर सलमा व बलबीर समोसे व रसगुल्ले साफ कर गए। इकबाल को सिर्फ चाय से संतोष करना पड़ा। उसकी सूरत ऐसी हो रही थी जैसे वह अभी रो देगा। बलबीर ने समोसे का अंतिम टुकड़ा खाने के बाद चटकारा लिया, फिर पूछा, अब बताओ क्या खबर लाए हो? खबर लाया था जो वह मैं भूल गया हूँ, डाइटिंग के झूले में झूल गया हूँ। समोसे का चरमरा स्वाद याद कर रहा हूँ, रसगुल्ले की सफ़ेद गोलाई आंखों के सामने घूम रही है, उसकी मिठाई को याद करके जीभ झूम रही है। खुदा डाइटिंग के झमेले में किसी को न फंसाए, सबकी किस्मत में रसगुल्ले व समोसे की प्लेटें सजाए। इकबाल ने दुखी स्वर में झक सुना दी। कोई भी नहीं हंसा। बलबीर बोला, सलमा, इकबाल को मातम मना लेने दो। तुम बताओ क्या खबर है? हमने पुराने मुजरिम विलियम को ताज होटल में देखा था, सलमा ने बताया। नहीं, यह सच है अंकल। विलियम जिस शहर में मौजूद हो, उस शहर में शांति रह ही नहीं सकती। क्या उसने भी तुम लोगों को देखा था? नहीं, लेकिन उसके साथ एक औरत भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसको हमने कहीं देखा है। औरत की बात छोड़ो, अब हमें यह मालूम करने की कोशिश करनी है कि विलियम इस शहर में क्यों आया है। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद इकबाल बोला, हमारे जाने से पहले एक बात बता दीजिए। क्या? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? बलबीर ने दराज से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकाली और उसे पढ़ने लगा। डॉक्टरों के अनुसार श्यामलाल का कत्ल रात के 8 या 9 के बीच हुआ था। गोली लगभग 3 फीट दूर से चलाई गई थी। श्यामलाल की छाती में जो गोली बरामद हुई है वह 0.22 के रिवॉल्वर की है। यह वही रिवॉल्वर है जो लाश के पास से पाया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साबित होता है यह आत्महत्या का नहीं, हत्या का मामला है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद 3 फीट दूर से कभी गोली नहीं चलाएगा। अगर वह अपने सीने पर खुद गोली चलाएगा तो दूरी 1.5 या 1 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इकबाल ने बताया। तुम ठीक कह रहे हो। वैसे तुम लोगों को एक बात और बता दूं। क्या? 5 और 6 के बीच में श्यामलाल का खास दोस्त अमरीश बजाज उससे मिलने आया था। दोनों में काफ़ी झगड़ा भी हुआ था। उस समय उसकी बीवी गीता होटल में मनोरंजन करने गई थी। यह बात मुझे उनके नौकर मगई काका ने बताई थी। तो हमें पहले अमरीश बजाज से मिल लेना चाहिए, इकबाल बोला। जरूर मिलो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, इकबाल उठता हुआ बोला। अब हम चलते हैं। समोसे व रसगुल्ले का धन्यवाद, लेकिन तुमने तो खाए नहीं। खुशबू तो सूंघी थी, इकबाल ने इतनी मासूमियत से कहा कि बलबीर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। सलमा को भी हंसी आ गई थी। सलमा ने कोठी के पोर्च में मोटरसाइकिल रोकी, फिर दोनों नीचे उतर आए। इकबाल ने आगे बढ़कर कॉल बेल दबा दी। दरवाज़ा नौकर ने खोला। क्या मिस्टर अमरीश घर पर है? इकबाल ने पूछा।
जी हाँ, इकबाल ने अपना परिचय कार्ड उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, यह जाकर उन्हें दे दो। नौकर चला गया। कुछ ही देर बाद वह वापस आकर बोला, आइए। अंदर ले जाकर उसने उन्हें ड्राइंग रूम में बैठा दिया। फिर वह चला गया। सल्लू जी, कहिए इक्को जी, सलमा स्वर में रस घोलती हुई बोली, अगर तुमने यहाँ मुझे कुछ खाने से मना किया तो मैं सिर के बल खड़ा होकर नाचने लगूंगा। तब तो बहुत प्यारे लगोगे। सलमा उसी चिढ़ाने वाले भाव में बोली, तुम नाचना, मैं ताली बजाऊंगी। यानी तुम मुझे कुछ भी खाने नहीं दोगी? डाइटिंग माय डियर, डाइटिंग बहुत ज़रूरी है। दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हो। मैं नहीं चाहती जब तुम बाहर निकलो तो लोग कहें, वो देखो सलमा का मोटू जा रहा है। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, मैं हलवाई की पूरी दुकान खा जाऊंगा। दुकान में खिड़की, दरवाजे, ईंट व सीमेंट तथा कुर्सी लगे होते हैं। तुम खा सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। इकबाल कुछ कहता, उसी समय अमरीश अंदर प्रविष्ट हुआ। उसे देखकर दोनों उठकर खड़े हो गए। अमरीश ने दोनों से हाथ मिलाया, फिर उन्हें बैठने के लिए कहा। बैठने के बाद अमरीश ने पूछा, दुनिया के महान जासूसों का मैं अपने घर में स्वागत करता हूँ, लेकिन यहाँ आने का कारण जरूर जानना चाहूँगा। आपके दोस्त सर श्यामलाल जी का कत्ल हो गया है, इकबाल बोला। मालूम हुआ, जानकर बहुत दुख हुआ था, लेकिन समझ नहीं आया हत्यारे ने उसका कत्ल क्यों किया। क्या दुश्मनी थी उससे? कुछ कत्ल दुश्मनी के कारण नहीं, बल्कि कुछ और कारणों से भी किए जाते हैं अमरीश जी, इकबाल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कारण हो सकता है? कारण तो हत्यारा ही बताएगा। वैसे मैं आपको एक बात बता सकता हूँ। क्या? जो रिवॉल्वर उनकी लाश के पास से मिला है, उस पर श्यामलाल जी की उंगलियों के निशान थे। गोली भी उसी से चली थी। तो श्याम ने अपने रिवॉल्वर से आत्महत्या की है। हत्यारा तो यही चाहता है, हम इसे आत्महत्या का केस समझें। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बताती हूँ, सलमा ने कहा। फिर बोली, दरअसल उनकी हत्या की गई है, लेकिन हत्यारे ने बड़ी बुद्धिमानी से हत्या को आत्महत्या प्रमाणित करने की कोशिश की है। लेकिन तुम लोग यह सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो? अमरीश ने तेज स्वर में पूछा। क्योंकि आप उनके अच्छे दोस्तों में से थे। यह ठीक है। और हत्या वाले दिन 5 और 6 बजे के बीच आप श्याम जी से मिले थे, यह सच है? आपका उनसे झगड़ा हुआ था, सलमा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। तुम लोगों को कैसे मालूम हुआ है? लाशें हम जासूसों को खुद ही ऐसी बातें बता देती है, इकबाल बोला। एक बार एक लाश ने मुझे सपने में आकर कातिल का नाम बता दिया था। दूसरे ही दिन मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया था। तब तो श्यामलाल की लाश ने भी तुम्हें कातिल का नाम बता दिया होगा। उस समय मुझे नींद आ गई थी, मैं सुन नहीं सका। ना चाहते हुए भी अमरीश मुस्कुरा दिया। तब आप श्याम जी से मिलने गए थे, तो क्या उनकी पत्नी गीता घर पर थी? नहीं, वह घूमने गई थी। नौकर मगई घर पर था। अरे, मैं तो भूल ही गया, आप लोगों के लिए चाय नाश्ता तो मंगवाया नहीं। हाँ तो मिस्टर अमरीश, सलमा ने पूछा, आप बता रहे थे श्यामलाल जी से आपका झगड़ा क्यों हुआ? श्याम मेरा बहुत गहरा दोस्त था, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था वह महा धोखेबाज है। वो कैसे? श्याम के पास एक बेशकीमती मूर्ति थी जो उसके खानदान की इज्जत समझी जाती थी, लेकिन उस मूर्ति के बारे में उसकी पत्नी गीता को कुछ भी मालूम नहीं था। अचानक उसे धन की ज़रूरत पड़ी, अतः उसने मूर्ति का सौदा मुझसे किया। मूर्ति कितने की होगी? वो नटराज की मूर्ति थी। कीमत लगभग 40 लाख होगी। 30 लाख में सौदा तय हो गया। मैंने उसे 5 लाख रुपए दिए। बाकी रुपए 10 दिनों बाद देने का वायदा किया। 10 दिनों बाद ही उसको मूर्ति मुझे देनी थी। मैं उसके पास पहुंचा। उसने मुझे मूर्ति दे दी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वह मूर्ति वो नहीं है जो उसने मुझे दिखाई थी। मैं जांच करवाने के लिए वह मूर्ति ले गया। जांच के बाद मेरा शक सही निकला। मैं श्याम के पास पहुंचा और उससे कहा, यह मूर्ति वो नहीं है जो तुमने मुझे दिखाई थी, यह नकली मूर्ति है। वह गुस्से से बोला, तुमने मूर्ति बदल दी है, मैंने तुम्हें असली मूर्ति दी थी। मैंने उससे 5 लाख मांगे, उसने देने से इनकार कर दिया। मैंने उसे 1 दिन का समय दिया और चला गया। दूसरे दिन पहुंचा तो इसी बात पर हमारा जमकर झगड़ा हुआ। उसने मुझे 5 लाख रुपए नहीं दिए और मैं नकली मूर्ति लेकर वापस चला आया। मुझे क्या मालूम था मेरे वापस आने के कुछ ही समय बाद उसका कत्ल हो जाएगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।